मैं अकल्पनीय भय के लिए इतनी तैयार थी कि हकीकत उससे भी बदतर लग रही है। गंदी दौलत दीवारों से टपक रही है। संगमरमर की फर्श पर साल भर का खाना बर्बाद पड़ा है। लाखों डॉलर की चिकित्सा सहायता महंगे फर्नीचर और फारसी कालीनों में समा गई है। हवा की झिर्रियों से कृत्रिम गर्मी अंदर आ रही है और मैं उन बच्चों के बारे में सोच रही हूं जो साफ पानी के लिए चीख रहे हैं। मैं क्रिस्टल झूमरों के पार देखती हूं और माताओं को दया की भीख मांगते हुए सुनती हूं। मैं एक बनावटी दुनिया को एक आतंकित हकीकत के बीच मौजूद देख रही हूं और मैं हिल भी नहीं पा रही, मैं सांस भी नहीं ले पा रही। इस ऐशो आराम को बनाए रखने के लिए न जाने कितने लोग मर चुके होंगे, कितने लोगों को अपने घर, अपने बच्चे और अपने आखिरी $5 गंवाने पड़े होंगे इन वादों के लिए। बस वादे, वादे और वादे, हमें खुद से बचाने के झूठे वादे। उन्होंने हमसे वादा किया था, पुनः स्थापना, द रीस्टैब्लिशमेंट ने हमसे वादा किया था कि वे हमें एक बेहतर भविष्य देंगे। उन्होंने कहा था कि वे चीजें ठीक कर देंगे, कि वे हमें हमारी पुरानी दुनिया लौटा देंगे, वही दुनिया जहां फिल्मी डेट्स, पसंद की शादियां और बेबी शॉवर्स हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि वे हमें हमारे घर वापस देंगे, हमारी सेहत, हमारा टिकाऊ भविष्य। लेकिन उन्होंने सब कुछ छीन लिया। उन्होंने हर चीज ले ली, मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य, मेरी मानसिक शांति, मेरी आजादी। उन्होंने हमारे माथों पर बंदूकें तान दी और मुस्कुराते हुए हमारे भविष्य में 16 गोलियां दाग दी। जो लड़ने के लिए मजबूत थे उन्हें मार डाला गया और जो उनके आदर्श समाज की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके, उन अजीब लोगों को कैद कर लिया गया। मेरे जैसे लोगों को। यहां उनकी भ्रष्टता का प्रमाण मेरे सामने है। मेरी त्वचा ठंडे पसीने से तर है, मेरी उंगलियां घृणा से कांप रही हैं और मेरे पैर इस बेकार के स्वार्थी अपव्यय के बीच खड़े रहने में असमर्थ हैं। हर जगह मुझे सिर्फ लाल रंग दिख रहा है। खिड़कियों पर बिखरा हुआ शरीरों का खून, कालीनों पर बहता हुआ, झूमरों से टपकता हुआ। जूलियट, मैं टूट जाती हूं, मैं घुटनों के बल गिर जाती हूं। मेरा शरीर उस दर्द से दरक रहा है जिसे मैंने न जाने कितनी बार निगल लिया था। उन सिसकियों से कांप रहा है जिन्हें मैं अब और दबा नहीं सकती। मेरी गरिमा मेरे आंसुओं में घुल रही है। पिछले 1 हफ्ते की यह पीड़ा मेरी त्वचा को चीथड़ों में तब्दील कर रही है। मैं कभी भी ठीक से सांस नहीं ले पाती। मुझे अपने चारों ओर की हवा नहीं मिल रही। मैं अपनी शर्ट में उल्टी करने जैसी हालत में हूं। मैं आवाजें सुन रही हूं, चेहरे देख रही हूं जिन्हें मैं पहचानती भी नहीं। शब्द मेरे दिमाग से गुजरते हैं और भ्रम में कहीं खो जाते हैं। मेरे विचार इतने बार बिखर चुके हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं होश में भी हूं या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैंने आधिकारिक रूप से अपना दिमाग खो दिया है या नहीं। मैं हवा में हूं। मैं उसके बाजुओं में एक पंखों से भरा थैला हूं और वह उन सैनिकों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है जो इस हलचल को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और एक पल के लिए मैं यह नहीं सोचना चाहती कि मुझे यह सब नहीं जानना चाहिए। मैं भूल जाना चाहती हूं कि मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, कि उसने मुझे धोखा दिया था, कि वह उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है जो बची खुची इंसानियत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा चेहरा उसकी शर्ट के मुलायम कपड़े में दबा हुआ है। मेरी गाल उसकी छाती से सटी हुई है और वह ताकत और साहस की तरह महक रहा है जैसे बारिश में डूबती हुई यह दुनिया। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे कभी 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 छोड़ दे। काश मैं उसकी त्वचा को छू सकती। काश हमारे बीच कोई दीवारें न होती। हकीकत मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारती है। लज्जा मेरे दिमाग को धुंधला कर देती है। बेतहाशा शर्मिंदगी मेरी सोच को उलझा देती है। मेरा चेहरा लाल हो जाता है। मेरी त्वचा के आर पार तक वह शर्म की लाली फैल जाती है। मैं उसकी शर्ट को पकड़ लेती हूँ। तुम मुझे मार सकते हो,
मैं उससे कहती हूँ, तुम्हारे पास बंदूकें हैं। मैं उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही हूँ और वह अपनी बाहों की पकड़ और कस देता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, लेकिन उसके जबड़े में अचानक एक तनाव आ गया है। उसकी बाहों में एक अनदेखी कड़वाहट। तुम मुझे मार सकते हो, मैं गिड़गिड़ाती हूँ, जूलियट। उसकी आवाज ठोस है, लेकिन उसमें हताशा की एक धार भी है। कृपया। मैं फिर से सुन्न हो जाती हूँ, फिर से पूरी तरह शक्तिहीन, अंदर से पिघल रही हूँ। जीवन मेरे अंगों से रिसता जा रहा है। हम एक दरवाजे के सामने खड़े हैं। एडम एक की कार्ड निकालता है और उसे हैंडल के पास लगे एक छोटे से काले कांच के पैनल पर स्वाइप करता है और स्टेनलेस स्टील का दरवाजा अपनी जगह से खिसक जाता है। हम अंदर कदम रखते हैं। हम एक नए कमरे में बिल्कुल अकेले हैं। कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे नीचे रखो, मैं उससे कहती हूँ। कमरे के बीचों बीच एक क्वीन साइज बेड रखा है। जमीन पर शानदार कालीन बिछा हुआ है। दीवार के साथ एक अलमारी सटी हुई है। छत से जगमगाती लाइटें लटक रही हैं। यह खूबसूरती इतनी दूषित लग रही है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकती। एडम मुझे धीरे से नरम गद्दे पर लिटा देता है और एक कदम पीछे हट जाता है। मुझे लगता है तुम यहां कुछ समय तक रहने वाली हो, बस इतना ही कहता है। मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हूं। मैं उस यातना के बारे में नहीं सोचना चाहती जो मेरे इंतजार में है। कृपया, मैं उससे कहती हूँ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। एक गहरी सांस। यह कोई विकल्प नहीं है। क्या मतलब? मैं घूमकर उसे देखती हूँ। मुझे तुम्हारी निगरानी करनी होगी, जूलियट। वो मेरा नाम एक फुसफुसाहट की तरह लेता है। मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। वार्नर चाहता है कि तुम समझो कि वह तुम्हें क्या पेशकश कर रहा है, लेकिन तुम अब भी एक खतरा मानी जाती हो। उसने मुझे तुम्हारा जिम्मा सौंपा है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोमांचित हूं या भयभीत। नहीं, मैं भयभीत हूं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं इस इमारत के दूसरे छोर पर सैनिकों के बैरकों में रहता हूं, बाकी सैनिकों के साथ। लेकिन हाँ, वह अपना गला साफ करता है। वह मुझसे नजरें नहीं मिला रहा। मैं यहां शिफ्ट होने वाला हूं। मेरे पेट के अंदर एक दर्द है जो मेरी नसों को कुतर रहा है। मैं उससे नफरत करना चाहती हूँ, उसे दोषी ठहराना चाहती हूँ, हमेशा के लिए चीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नाकाम हो रही हूँ क्योंकि मेरे सामने सिर्फ एक 8 साल का बच्चा खड़ा है जिसे याद भी नहीं कि वह कभी दुनिया का सबसे दयालु इंसान था जिसे मैं जानती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच में हो रहा है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और अपना सिर घुटनों में छिपा लेती हूँ। तुम्हें तैयार होना होगा, कुछ देर बाद वह कहता है। मैं तुरंत सिर उठाती हूँ। मैं उसे ऐसी निगाहों से देखती हूँ जैसे उसकी बात समझ नहीं आ रही। मैं तो तैयार हूँ। वह फिर से अपना गला साफ करता है, लेकिन इस बार चुपचाप। यहां से बाथरूम जुड़ा हुआ है। वह इशारा करता है। मैं एक दरवाजा देखती हूँ जो इस कमरे से जुड़ा हुआ है और अचानक मेरी जिज्ञासा जाग उठती है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों के बेडरूम में बाथरूम होते हैं। शायद वे ठीक से बेडरूम में नहीं होते, लेकिन काफी पास होते हैं। मैं धीरे से बिस्तर से उतरती हूँ और उसके इशारे की दिशा में बढ़ती हूँ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ, वह फिर बोलने लगता है। तुम यहां नहा सकती हो और कपड़े बदल सकती हो। वह थोड़ी देर रुकता है, फिर धीरे से कहता है, बाथरूम यही एक जगह है जहां कोई कैमरा नहीं है। मेरे कमरे में कैमरे लगे हैं, बिल्कुल, कपड़े वहां मिल जाएंगे। वह अलमारी की तरफ इशारा करता है। अचानक वह असहज दिखने लगता है। और तुम यहां से जा नहीं सकते? मैं पूछती हूँ। वह अपना माथा मलता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। वह गहरी सांस लेता है। तुम्हें तैयार होना होगा। वार्नर तुम्हें डिनर के लिए बुलाएगा। डिनर? मेरी आंखें चांद जितनी बड़ी हो जाती हैं। एडम का चेहरा गंभीर हो जाता है। हाँ, वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मेरी आवाज में राहत की झलक मुझे खुद से शर्मिंदा कर देती है।
उस अनजाने तनाव को दूर कर देती है जिसका मुझे एहसास तक नहीं था, उस डर को उजागर कर देती है जिसे मैं अनजाने में भीतर दबाए बैठी थी। वह मुझे खाना देगा। मैं भूखी हूं, मेरा पेट भयंकर भूख से तड़प रहा है। मैं इतनी भूखी हूं कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि असली खाना कैसा लगता होगा। एडम का चेहरा फिर से भावहीन हो जाता है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं कि यहां सब कुछ कैसे काम करता है। मुझे विरोध करने का समय नहीं मिलता। और वह पहले ही बाथरूम में जा चुका होता है और मैं उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती हूं। दरवाजा अब भी खुला है और वह छोटी सी जगह के बीचों बीच खड़ा है, अपनी पीठ मेरी ओर किए हुए। और मैं यह समझ नहीं पाती कि क्यों। मुझे पहले से ही बाथरूम इस्तेमाल करना आता है। मैं उससे कहती हूँ, मैं कभी एक आम घर में रहती थी। मेरा कभी एक परिवार था। वो बहुत बहुत धीरे से घूमता है और मेरा दिल घबराने लगता है। आखिरकार वह अपना सिर उठाता है, लेकिन उसकी आंखें चारों ओर तेजी से घूम रही हैं। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसका माथा तनाव से भरा हुआ है। उसका दायां हाथ मुट्ठी में कस जाता है और उसका बायां हाथ उठता है। एक उंगली उसके होंठों पर टिक जाती है। वह मुझसे चुप रहने के लिए कह रहा है। मेरे शरीर के हर अंग का भार जैसे जमीन पर गिर जाता है। मुझे पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एडम होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही मुझे चोट पहुंचाएगा, मुझे तकलीफ देगा, मुझे मौत की ख्वाहिश करने पर मजबूर कर देगा, पहले से भी कहीं ज्यादा। मुझे यह भी एहसास नहीं होता कि मैं रो रही हूं जब तक कि मेरी सूखी सिसकियों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती और गर्म आंसू मेरे चेहरे पर लुढ़कने नहीं लगते। मुझे शर्म आती है, इतनी शर्म अपनी इस कमजोरी पर। लेकिन मेरा एक हिस्सा परवाह नहीं करता। मैं प्रलोभित होती हूं कि मैं उससे मिन्नतें करूं, उससे दया की भीख मांगूं, उसकी बंदूक छीन लूं और खुद को पहले गोली मार लूं। गरिमा ही वह आखिरी चीज है जो मेरे पास बची है। शायद वह मेरी अचानक की घबराहट को समझ जाता है, क्योंकि उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। नहीं भगवान, जूलियट, मैं ऐसा नहीं। वह धीमी आवाज में कसम खाता है। वह अपना मुट्ठी अपने माथे से टकराता है और भारी सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर घूम जाता है। छोटे से बाथरूम में आगे पीछे चहलकदमी करने लगता है। वह फिर से कसम खाता है। फिर वह दरवाजे से बाहर चला जाता है बिना एक बार भी पीछे मुड़े। 5 मिनट तक उबलते गर्म पानी के नीचे लैवेंडर की खुशबू वाले 2 साबुन, मेरे बालों के लिए बनाया गया एक शैम्पू और नरम मुलायम तौलिए का स्पर्श, जिसे मैं अपने शरीर के चारों ओर लपेटने की हिम्मत करती हूँ और मैं समझने लगती हूँ। वे चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं। वे सोचते हैं कि कुछ गर्म भोजन और एक खूबसूरत कमरे के जरिए वे मेरी यादों, मेरी वफादारियों, मेरी प्राथमिकताओं को धो सकते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इतनी आसानी से खरीदी जा सकती हूँ। वार्नर यह नहीं समझता कि मैं कुछ भी न पाकर बड़ी हुई थी और मुझे उससे नफरत नहीं थी। मुझे कपड़े नहीं चाहिए थे, न परफेक्ट जूते, न ही कोई महंगी चीज। मुझे रेशम में लिपटे रहने की कोई चाहत नहीं थी। मैंने हमेशा सिर्फ एक चीज चाही थी, किसी दूसरे इंसान को छूना, सिर्फ अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से। मैंने इस दुनिया को देखा है, इसकी बेरहमी, इसकी कठोर चुभती हुई आलोचना, इसकी ठंडी नफरत भरी आंखें। मैंने इसे हर जगह देखा। मेरे पास बहुत समय था सुनने के लिए, देखने के लिए, लोगों, जगहों और संभावनाओं को समझने के लिए। मुझे बस अपनी आंखें खोलनी थी। मुझे बस एक किताब खोलनी थी, उन कहानियों को देखने के लिए जो पन्ने पन्ने पर बह रही थी, उन यादों को देखने के लिए जो कागज पर उकेरी गई थी। मैंने अपनी जिंदगी किताबों के पन्नों के बीच समेट कर बिताई। मानवीय रिश्तों की अनुपस्थिति में मैंने कागजी किरदारों से बंधन बनाए। मैंने प्रेम और क्षति को इतिहास में बुनी कहानियों के माध्यम से जिया। मैंने किशोरावस्था को परोक्ष रूप से अनुभव किया।
मेरी दुनिया शब्दों की एक जटिल जाल है जो अंग से अंग, हड्डी से स्नायु, विचारों और छवियों को एक साथ जोड़ता है। मैं अक्षरों से बनी एक हस्ती हूं, वाक्यों द्वारा रचित एक चरित्र, कल्पना का एक अंश जो कथाओं से आकार लिया गया है। वे मेरे जीवन के हर विराम चिन्ह को इस धरती से मिटाना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा होने दे सकती हूँ। मैं अपने पुराने कपड़ों में वापस फिसल जाती हूँ और धीरे से बेडरूम में कदम रखती हूँ, केवल यह देखने के लिए कि वह खाली पड़ा है। एडम चला गया है जबकि उसने कहा था कि वह रुकेगा। मैं उसे नहीं समझती, मैं उसकी हरकतों को नहीं समझती, मैं अपनी निराशा को नहीं समझती। काश मुझे अपनी ताज़ा हुई त्वचा से प्यार न होता, उस एहसास से जो इतने लंबे समय बाद पूरी तरह साफ होने का है। मैं यह नहीं समझ पा रही कि मैंने अब तक आईने में क्यों नहीं देखा, क्यों मैं डर रही हूं कि मैं क्या देखूंगी, क्यों मुझे यकीन नहीं कि जो चेहरा मुझे घूरेगा मैं उसे पहचान पाऊंगी या नहीं। मैं अलमारी खोलती हूँ, ये कपड़ों से ठसाठस भरी हुई है। पोशाकें, जूते, शर्ट, पैंट और हर तरह के कपड़े, रंग इतने चटक कि मेरी आंखों को चुभने लगते हैं। ऐसा कपड़ा जिसकी मैंने केवल कहानियों में सुना था, जिसे छूने से भी मैं डरती हूँ। साइज बिल्कुल सही है, इतने सही कि डरावने लगते हैं। वे मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। आसमान से ईंटें बरस रही हैं सीधा मेरी खोपड़ी पर। मुझे नजरअंदाज किया गया, छोड़ दिया गया, बहिष्कृत किया गया और मेरे घर से घसीट कर निकाला गया। मुझे ठोका ठेला गया, मुझ पर परीक्षण किए गए और मुझे एक कोठरी में फेंक दिया गया। मुझे परखा गया, मुझे भूखा रखा गया, मुझे दोस्ती का लालच दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे धोखा देकर इस बुरे सपने में कैद किया जा सके जिसके लिए मुझसे कृतज्ञ रहने की उम्मीद की जा रही है। मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, एडम, वार्नर, द एस्टैब्लिशमेंट, मैं इन सब के लिए बस एक बेकार चीज हूं। वे सोचते हैं कि मैं एक गुड़िया हूं जिसे वे सजाकर अपनी मर्जी के मुताबिक झुका सकते हैं, लेकिन वे गलत हैं। वार्नर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं झटके से घूमती हूँ और घबराहट में अलमारी से टकरा जाती हूँ, उसे जोर से बंद कर देती हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन मैं खुद को स्थिर करती हूँ और अपने डर को अंदर समेट लेती हूँ। जब मैं एडम को दरवाजे पर खड़ा देखती हूँ, उसके होंठ कुछ पल तक हिलते हैं, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। आखिरकार वह आगे बढ़ता है, इतना करीब कि अगर चाहे तो मुझे छू सकता है। वह मेरे पास से हाथ बढ़ाकर अलमारी का दरवाजा फिर से खोलता है, उन चीजों को उजागर करते हुए जिनके अस्तित्व को जानकर भी मैं शर्मिंदा महसूस करती हूं। ये सब तुम्हारे लिए हैं, वह बिना मेरी ओर देखे कहता है। उसकी उंगलियां एक बैंगनी रंग की पोशाक के किनारे को छूती हैं, एक गहरी रसीली बेर जैसी जिसे देखकर खाने का मन हो जाए। मेरे पास पहले से ही कपड़े हैं। मेरे हाथ मेरे मैले फटे पुराने कपड़ों की सिलवटें ठीक करने लगते हैं। वह आखिरकार मेरी तरफ देखने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसके भौहें लड़खड़ा जाती हैं, उसकी आंखें पल भर के लिए ठहर जाती हैं और उसके होंठ हैरानी में हल्के से खुल जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैंने नहाकर अपने लिए एक नया चेहरा धो डाला है और मैं शर्म से लाल पड़ जाती हूँ, यह सोचकर कि कहीं वह मुझसे घृणा तो नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि मैं इसकी परवाह क्यों कर रही हूँ। वह अपनी नजर झुका लेता है, गहरी सांस लेता है। मैं बाहर इंतजार करूंगा। मैं बैंगनी पोशाक को घूरती हूँ जिस पर एडम की उंगलियों के निशान हैं। मैं सिर्फ एक पल के लिए अलमारी के अंदर झांकती हूँ, फिर उसे छोड़ देती हूँ। मैं अपनी गीली उंगलियों से बालों को व्यवस्थित करती हूँ और खुद को मजबूत करने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ और मुझे परवाह नहीं कि वार्नर चाहता है कि मैं कैसी दिखूं। मैं बाहर कदम रखती हूँ और एडम मुझे एक पल के लिए देखता है। वह अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरता है, कुछ नहीं कहता।
वह अपना सिर हिलाता है, वह चलने लगता है। वह मुझे छूता नहीं और मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं देती हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि इस नई जगह में मेरा जीवन कैसा होगा, और इस इमारत की हर भव्य सजावट, हर चमचमाती चीज, हर फालतू पेंटिंग, हर नक्काशी, रोशनी और रंग मुझे अंदर से छलनी कर रहे हैं। काश ये पूरी इमारत जलकर राख हो जाए। मैं एडम के पीछे पीछे एक लंबी गलीचे से ढकी हुई गलियारे से होकर एक पूरी तरह कांच से बनी लिफ्ट तक पहुंचती हूँ। वह वही की कार्ड स्वाइप करता है जिससे उसने मेरा दरवाजा खोला था, और हम अंदर कदम रखते हैं। मुझे यह भी एहसास नहीं था कि इतनी ऊंचाई तक आने के लिए हमने लिफ्ट ली थी। मुझे याद आता है कि जब मैं यहां आई थी तो मैंने कितना बुरा दृश्य खड़ा कर दिया था, और इस सोच से मुझे हल्की खुशी होती है। काश मैं हर संभव तरीके से वार्नर को निराश कर सकूं। भोजन कक्ष इतना बड़ा है कि इसमें हजारों अनाथ बच्चों को खिलाया जा सकता है, लेकिन इसके बजाय वहां सिर्फ 7 भव्य भोज पात्र बिछे हुए हैं, जिन पर नीले रेशम की चादरें फैली हुई हैं। क्रिस्टल के फूलदानों में ऑर्किड और स्टारगेजर लिली खिले हुए हैं। कांच के कटोरे गार्डेनिया फूलों से भरे हुए हैं। यह एक जादुई नजारा है। मैं सोचती हूँ ये फूल कहाँ से आए होंगे। शायद ये असली नहीं होंगे। मुझे नहीं पता कि ये असली कैसे हो सकते हैं। मैंने वर्षों से असली फूल नहीं देखे। वार्नर मेज के ठीक बीच में सिर के स्थान पर बैठा हुआ है। जैसे ही वह मुझे और एडम को देखता है, वह खड़ा हो जाता है। पूरा कमरा उसके साथ खड़ा हो जाता है। मुझे तुरंत एहसास होता है कि उसके दोनों तरफ एक एक खाली कुर्सी रखी हुई है, और मैं चलते चलते अचानक रुक जाती हूँ। मैं तेजी से कमरे में मौजूद लोगों का जायजा लेती हूँ और देखती हूँ कि वहां और कोई महिला नहीं है। एडम अपनी 3 उंगलियों से मेरी पीठ के निचले हिस्से को हल्के से छूता है, और मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ, और वार्नर मेरी तरफ चमकती मुस्कान से देखता है। वह अपने बाईं ओर रखी कुर्सी को खींचता है और मुझे बैठने का इशारा करता है। मैं बैठ जाती हूँ। मैं एडम की तरफ देखने से बचने की कोशिश करती हूँ, जो मेरे सामने बैठा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं मेरी जान। वार्नर मेरे बगल में बैठ जाता है। पूरा कमरा फिर से अपनी कुर्सियों पर बैठ जाता है, और धीमे धीमे बातचीत का शोर गूंजने लगता है। वह लगभग पूरी तरह मेरी ओर मुड़ा हुआ है, लेकिन अजीब बात यह है कि मैं केवल उस उपस्थिति को महसूस कर रही हूं जो मेरे ठीक सामने बैठी है। मैं अपनी उंगलियों से 2 इंच दूर रखी खाली प्लेट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने हाथ गोद में रख लेती हूँ। और अब तुम्हें वे गंदे टेनिस शूज पहनने की जरूरत नहीं है। वार्नर अपनी बात जारी रखता है, एक और निगाह मुझ पर डालते हुए, और मेरे कप में कुछ डालता है। वह पानी जैसा दिखता है। मुझे इतनी प्यास लगी है कि मैं पूरा झरना पी सकती हूँ। मुझे उसकी मुस्कान से नफरत है। नफरत सभी की तरह ही दिखती है, जब तक कि वह मुस्कुराती नहीं, जब तक वह होठों और दांतों की बनावटी मासूमियत से तुम्हें धोखा नहीं देती। जूलियट, मैं बहुत तेजी से सांस ले लेती हूँ। मेरे गले में घुटी हुई खांसी भरने लगती है। उसकी कांच जैसी हरी आंखें मेरी ओर चमकती हैं। तुम भूखी नहीं हो? शहद में लिपटे शब्द। उसका दस्ताने से ढका हाथ मेरी कलाई को छूता है, और मैं इतनी जल्दी पीछे हटती हूँ कि मेरी कलाई में झटका आ जाता है। मुझे इस कमरे के हर इंसान को खा जाने की इच्छा हो रही है। नहीं, धन्यवाद। वह अपने निचले होंठ को जीभ से गीला करता है और मुस्कुराता है। बेवकूफ़ी को बहादुरी मत समझो जान। मुझे पता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे अंदर कुछ टूट जाता है। मैं तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें जान सुनने से मर जाना ज्यादा पसंद करूंगी, मैं उसे कहती हूँ। एडम का कांटा जमीन पर गिर जाता है। वार्नर एक पल के लिए एडम की तरफ देखता है, और जब उसकी नजर दोबारा मुंह पर पड़ती है तो
उसकी आंखें सख्त हो चुकी होती हैं। वह मेरी आंखों में कई अनंत क्षणों तक घूरता है। फिर वह अपनी जैकेट की जेब से एक बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। पूरा कमरा अचानक एकदम शांत हो जाता है। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे उसके पंख मेरे गले से टकरा रहे हों। मैं बहुत बहुत धीरे से अपना सिर घुमाती हूँ। वॉर्नर की बंदूक की दिशा में देखती हूँ, सिर्फ यह जानने के लिए कि उसने किसी तरह के मांस के ठीक बीचों बीच गोली मार दी है। खाने की प्लेट कमरे के दूसरी तरफ हल्की सी भाप छोड़ रही है। भोजन मेहमानों से मुश्किल से 1 फुट की दूरी पर बिखरा पड़ा है। उसने बिना देखे ही गोली चला दी। वह किसी को मार सकता था। अपनी जगह पर पूरी तरह स्थिर रहने के लिए मुझसे जितनी भी ताकत बन पड़ी, मैंने वह सब झोंक दी। वॉर्नर अपनी बंदूक मेरी प्लेट पर पटक देता है। कमरे की खामोशी में यह आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है और वापस लौटती है। अपने शब्द बहुत सोच समझ कर चुनो, जूलियट। मेरा बस एक शब्द और तुम्हारी जिंदगी यहां आसान नहीं रहेगी। मैं पलक झपकाती हूं। एडम मेरे सामने एक प्लेट खिसका देता है। उसकी निगाह की तीव्रता जलती हुई लोहे की छड़ जैसी मेरे शरीर पर दाग रही है। मैं ऊपर देखती हूँ और वह हल्का सा सिर झुका देता है। उसकी आंखें कह रही हैं, कृपया। मैं अपना कांटा उठा लेती हूँ। वॉर्नर कुछ भी नजरअंदाज नहीं करता। वह जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज में गला साफ करता है। वह बिना किसी हास्य के हंसता है जब वह अपनी प्लेट पर रखे मांस को काटता है। क्या मुझे केंट को अपना सारा काम करने के लिए कहना पड़ेगा? माफ कीजिए, ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ उसी की सुनती हो। उसका लहजा हल्का फुल्का है, लेकिन उसकी जबड़े की कसावट अचूक है। वह एडम की तरफ मुड़ता है। मुझे आश्चर्य है कि तुमने इसे मेरे कहने पर कपड़े बदलने के लिए क्यों नहीं कहा। एडम थोड़ा और सीधा होकर बैठ जाता है। मैंने कहा था सर, मुझे अपने कपड़े पसंद हैं। मैं उससे कहती हूँ, तुम्हारी आंख पर मुक्का मारना भी मुझे अच्छा लगेगा। ये मैं नहीं कहती। वॉर्नर की मुस्कान वापस अपनी जगह खिसक आती है। तुम्हें क्या पसंद है ये किसी ने नहीं पूछा जान। अब खाओ। मुझे तुम्हें अपने बगल में खड़ा करने से पहले तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे रूप में देखना है।